हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के सीरीज़ में ये हमारी क्लास 4 है और इंडियन पॉलिटी का सेट 2 डिस्कस होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यहाँ पर कलेक्शन होगा, क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। विच स्टेट हाई कोर्ट इन जनवरी 2025 हैज़ मैंडेटेड दैट इंडिविजुअल्स इन लिव इन रिलेशनशिप्स मस्ट साइन लीगल कॉन्ट्रैक्ट आउटलाइनिंग फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड चाइल्ड केयर प्रोविजंस। सो ऐसा किया है राजस्थान हाई कोर्ट ने जनवरी 2025 में। राजस्थान हाई कोर्ट 29 to 30 जनवरी 2025 लैंडमार्क रूलिंग ऑन लिव इन रिलेशनशिप्स। जस्टिस अनूप कुमार धन जो है इनकी बेंच थी। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। कपल्स मस्ट रजिस्टर देयर लिव इन रिलेशनशिप्स विद अ डिजाइनेटेड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल। फॉर्मल एग्रीमेंट जो है रिक्वायर्ड रहेगा। मस्ट स्पेसिफाई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रोवाइड मेंटेनेंस फॉर फीमेल पार्टनर। चाइल्ड केयर प्रोविजंस होंगे। एजुकेशन, हेल्थ केयर, अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन टू बी क्लियरली डिफाइंड एंड मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट women and children from vulnerability, address lack of legal safeguards and family pressure. Next question. The Constitution Scheduled Tribe Order 4th Amendment Bill 2022 seeks to amend the Constitution Scheduled Tribes Order 1950 with respect to its application to which state? सो ये है कर्नाटका से संबंधित। कर्नाटका स्टेट में इसके लागू होने के संबंध में जो कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर 1950 है, इसमें अमेंडमेंट करना चाहता है। द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 4th अमेंडमेंट बिल 2022 एम्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1950. The amendment specifically pertains its application to the state of Karnataka. The bill was passed in Rajya Sabha in December 2022. The amendment aims to include certain communities in the list of scheduled tribes in Karnataka. This move is intended to provide these communities with the benefit and protections accorded to scheduled tribes under the Indian Constitution. Next question है, the Union government introduced a major overhaul of labor laws consolidating 29 existing regulations into 4 new codes effective from which of the following dates. So ये इफेक्टिव होगा 21 नवंबर 2025 से इफेक्टिव हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। लेबर लॉ रिफॉर्म की अगर बात करें सो 29 लॉज कंसोलिडेटेड इनटू 4 लेबर कोड्स। 4 लेबर कोड्स कौन कौन से हैं? पहला है कोड ऑन वेजेस 2019, सेकेंड इज इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 एंड फोर्थ है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020. And the main objective is to simplify labor regulations, improve ease of doing business and modernize India's labor framework. तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 4 कोड्स हैं। फर्स्ट कोड ऑन वेजेस 2019, सेकेंड भी 2020 में आया, थर्ड भी एंड फोर्थ जो है ये भी 2020 में ही आया। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉडी emphasized सेफ्टी ऑडिट्स फॉर women इन पब्लिक स्पेसेस ड्यूरिंग ए सिम्पोजियम इन जून 2025? सो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने लखनऊ यूनिवर्सिटी के साथ में मिलकर के ये सेफ्टी ऑडिट जो है विमेंस के लिए एम्फेसाइज किया है। 26 जुलाई 2025 को विमेंस सेफ्टी एट वर्क एंड पब्लिक स्पेसेस के लिए सिम्पोजियम के दौरान ये जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है इसने ये सेफ्टी ऑडिट एम्फेसाइज किया है। कोर फोकस रहने वाला है टैकल राइजिंग क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन एंड अदर मेजर्स की बात करें सो इसमें स्ट्रिक्ट लॉ इम्प्लीमेंटेशन होगा, एक्टिव ICCs, जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड बेटर सर्विलांस। The Constitution Scheduled Tribe Order 3rd Amendment Bill 2022 seeks to amend the Constitution Scheduled Tribes Order 1950 with respect to its application to Himachal Pradesh. Option number A हमारा करेक्ट है। On 14th September 2022, the Union Cabinet under the chairmanship of Honorable Prime Minister approved the addition of some tribes in the list of Himachal Pradesh. इसमें से हाथी ट्राइब जो है in the Transgiri area of Sirmaur district in Himachal Pradesh has been included in the list of scheduled tribes of the state of Himachal Pradesh. The process to include tribes in ST list begins with the recommendation from the respective state government. State government ने recommend किया और उसी के बेस पर जो हैती ट्राइब है इसको ST कम्युनिटी में ऐड किया गया है। और ये जो
रिकमेंडेशन है ये ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को भेजी जाती है और उसका रिव्यू होता है, देन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इसको अप्रूवल देते हैं। ये सब कुछ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है इसके द्वारा फॉलो किया जाता है। अप्रूवल बिफोर द लिस्ट इज सेंट टू द कैबिनेट फॉर अ फाइनल डिसीजन। In 2025, which state decided to review the Shakti Bill, which was to protect children and women from crime? So महाराष्ट्र जो है इसने डिसाइड किया है टू रिव्यू शक्ति बिल। शक्ति बिल की अगर बात करें तो ये महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करता है। बिल क्या है? शक्ति क्रिमिनल लॉज इसमें शामिल होंगे। 2020 का ये बिल है एंड मेन पर्पज इज फास्टर इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑफ क्राइम्स, stricter punishments including death penalty for crimes against women and children। 2025 के अगर कॉन्टेक्स्ट की बात करें so returned for further review, no immediate presidential asset and state government reconsidering and pushing for implementation। Under which article of the Indian Constitution has the appropriation bill number 2 2025 been passed in the parliament? So article 114 के तहत ये आता है। आर्टिकल 114 की बात करें सो इसमें है नो मनी विदड्रॉन विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड आर्टिकल 110 जो है क्लासिफाइड एज अ मनी बिल। प्रोसीजर जो है इसका होता है लोकसभा में पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है आफ्टर बजट डिस्कशन एंड वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पास्ड एज पर रेगुलेशन बजटरी प्रोसेस। When was the 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा? सो ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया अगस्त 2025 में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया 130 नंबर का 2025 में, जो कि 20 अगस्त 2025 में लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। अमित शाह जो कि यूनियन होम मिनिस्टर है इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया इसे। मेन पर्पज वाज टू अमेंड आर्टिकल 75, 164 एंड 239A, रिमूव मिनिस्टर्स or chief ministers if detained more than 30 days and charged with offences punishable with 5+ years, prevent governance from jail। Status introduced, refer to Joint Parliamentary Committee JPC and context address political criminality and ensure accountability in public office। Next question, which constitutional article did earlier Supreme Court judgments connect manual scavenging to as a violation in February 2025? सो ये हैं आर्टिकल 17 एंड 21। 17 जो कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है एंड आर्टिकल 21 ये राइट टू लाइफ विद डिग्निटी से रिलेटेड है। इसमें वायलेशन ऑफ डिग्निटी, फोर्सिंग सीवर क्लीनिंग विदाउट सेफ्टी है इसमें शामिल है। वायलेशन ऑफ डिग्निटी, वायलेशन ऑफ राइट टू सेफ वर्किंग कंडीशंस एंड आर्टिकल 17 जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग टर्म्ड ए फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी। Under which article of the Constitution can the President of India direct that the provisions related to the Public Service Commission be extended to any union territory? So ये mention है आर्टिकल 321 में। आर्टिकल 321 of Indian Constitution empowers the President of India to direct that the provisions related to Public Service Commissions be extended to any union territory। Under this article, the President can make agreements to ensure that Union Public Service Commission or other state public service commission performs function for a union territory। Which article specifies that the governor can summon, prorogue and dissolve the state legislature? So ये है आर्टिकल 174 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। आर्टिकल 174 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इट एम्पावर्स द गवर्नर टू समन, प्रोरोग और डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेचर। द गवर्नर एक्सरसाइजेज दैट पावर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एंडेड द कंपनी रूल इन इंडिया? सो ये एक्ट था गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जिसने कंपनी रूल को एंड कर दिया था हमारे इंडिया में। इंडियाज़ रूल केम डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश क्राउन एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाज टू बी रन बाय हर मैजेस्टी थ्रू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया assisted by the Council of India। The Court of Directors and Board of Control were abolished। The Council of India was an advisory body with the Secretary of State as its chairman। This act made India a direct colony of British Crown। एंड वहाँ पर कंपनी रूल एंड हो गया था पूरी तरीके से ब्रिटिश क्राउन के अंडर में इंडिया का जो शासन था, जो उस समय का
रेन था वो आ चुका था। काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ 15 मेंबर्स, 8 अपॉइंटेड बाय क्राउन एंड 7 इलेक्टेड बाय कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स। The Ninth Amendment Act 1960 made adjustment to the Indian territory due to an agreement with which country? So ये agreement पाकिस्तान के साथ में था। The Ninth Amendment Act 1960 was enacted to implement the Indo-Pakistan Agreement of 1958. This agreement, also known as Nehru-Noon Agreement, involved the exchange of certain enclaves and the redrawing of boundaries between India and Pakistan. The amendment modified the first schedule of Indian Constitution, which specifies the territorial extent of states and union territories. The concept of directive principles of Indian Constitution borrowed from Constitution of which country? So ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। एंड इसके अलावा नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स थ्रू राज्यसभा, ये भी हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। साथ में मेथड ऑफ इलेक्शंस जो है प्रेसिडेंट का, ये भी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। Prime Minister Indira Gandhi declared emergency on 25 of June 1975, which lasted for, so ये चला था 21st month तक। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। The emergency declared by PM Indira Gandhi was imposed on 25 of June 1975 and it lasted for a total 21st month. 21 month तक ये चला था। एंड इट वॉज डिक्लेयर्ड अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइटिंग इंटरनल डिस्टर्बेंस एज अ रीज़न। During this period, civil liberties were suspended and the government gained extraordinary powers. The media was subjected to censorship and opposition leaders were arrested to suppress dissent. The printed records of the Constituent Assembly discussions were compiled into how many volumes? So ये total 12 volumes में compiled थे. This section contains the full transcript of the debates that took place in the Constituent Assembly. The transcripts are divided into 12 volumes with each volume corresponding to defined period of time. How many fundamental duties were mentioned at the time of Constitution enforcement in 1950? So उस समय एक भी फंडामेंटल ड्यूटी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं थी। एट द टाइम ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950 देयर वर नो फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये ऐड हुई हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था जो कि 1976 में आया। उस समय जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी उनके टेन्योर में ये ऐड ऑन हुए थे। इनिशियली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर अंडर आर्टिकल 51A बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। इस कमेटी का नेम ध्यान में रखेंगे, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर आर्टिकल 51A में ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ स्टार्टिंग में ऐड की गई थी। एंड फिर इसके बाद होता है 86th अमेंडमेंट एक्ट आया 2002 में और इसके तहत ऐड की गई 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो कि अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन जिनकी एज 6 to 14 ईयर होगी। ये फंडामेंटल ड्यूटी पेरेंट्स के लिए थी और ये भी ऐड की गई थी। Who among the following headed the advisory committee on fundamental rights, minority and tribal and excluded areas under Constituent Assembly? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इन्होंने हेड किया था द एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्स अबाउट सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस? सो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। जो हमारे DPSP हैं यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड इसके साथ साथ में प्रियम्बल, ये दोनों सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स अलाउज द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस? सो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 5 जो है ये इसके बारे में बात करता है, यहाँ पर मैंशनड है। 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 के थ्रू ये ऐड किए गए थे एंड इट स्पेसिफिकली enables the state to make reservations in educational institutions including private educational institutions but excludes minority educational institutions. Next question, on which date did the Constituent Assembly give the third reading of the Constitution? कॉन्स्टिट्यूशन की जो थर्ड रीडिंग है वो 26 ऑफ नवंबर 1949 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। 4th ऑफ नवंबर 1948 को फर्स्ट रीडिंग होती है
15 नवंबर 1948 को सेकेंड रीडिंग एंड 14 नवंबर 1949 को थर्ड रीडिंग हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन explicitly prohibits the state from making any law that violates fundamental rights। So आर्टिकल 13 जो है ऐसा करने से प्रोहिबिट करता है स्टेट को, कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया जा सकता जो फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट करता हो। Which section of the Citizenship Act 1955 did the Supreme Court of India uphold in October 2024? तो ये है सेक्शन 6A। On 17 October 2024, a 5-judge bench of the Supreme Court led by Chief Justice D.Y. Chandrachud, along with Justice Suryakant, M.M. Sundaresh, J.B. Pardewala and Manoj Mishra, upheld the constitutionality of Section 6A of the Citizenship Act 1955 in 4-1 majority, 4:1 के majority के साथ में इसे जो है अपहोल्ड किया गया है अक्टूबर 2024 में। Which of the following acts introduced Indian representation in Legislative Council? So ये act है Indian Council Act of 1861। The Indian Council Act of 1861 marked a major milestone in introducing Indian representation in the legislative process of British India. It allowed the Viceroy to nominate Indians as non-official member to his legislative council. 3 Indians were nominated in 1862, जिसमें बनारस के राजा एंड महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव जो है ये ऐड थे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एस्टेब्लिश्ड द हाई कोर्ट्स एज एट कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे? सो ये एक्ट था इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861, जिसके तहत हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किए गए कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे में। द इंडियन High Court Act 1861 visited the Queen of England to issue letter patent to erect and establish high courts of Calcutta, Madras and Bombay. The Indian High Court Act of 1861 created the High Courts of Calcutta, Madras and Bombay. The objective of this act was to effect a fusion of Supreme Courts and the Sadar Adalats in 3 presidencies. The jurisdiction and powers exercised by these courts were to be assumed by high courts. The Charter of High Court of Calcutta was issued on 14th of May 1862. The Charter of High Courts of Madras and Bombay was issued on 26th of June 1862. Which constitutional amendment act added Article 371A granting special status to Nagaland? So ये 13th Amendment Act था 1962 का, जिसके तहत स्पेशल स्टेटस दिया गया नागालैंड को। आर्टिकल नंबर एंड सब्जेक्ट मैटर्स, जो कि हम लोगों ने इसके पिछले सेट में भी डिस्कस किया था, इस लिस्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें अलग अलग स्टेट्स के लिए जो स्पेशल प्रोविजंस है, जस्ट लाइक असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये कौन कौन से आर्टिकल में मेंशन है, 371 में ही है, सभी के सब क्लॉज हैं ABC करके, तो इनको ध्यान में रखेंगे कि किसमें कौन सा है। Which of the following articles deals with the amendment procedure of the Constitution? So आर्टिकल 368 जो है ये अमेंडमेंट प्रोसीजर से रिलेटेड है। आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड इट इज़ included in part 20 of the Indian Constitution. The Constitution of India can be amended only in accordance with the procedure prescribed in Article 368. So Article 368 में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं, इनसे रिलेटेड पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकते हैं। द 5th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? सो शेड्यूल्ड एरियाज़ एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स से रिलेटेड कंट्रोल जो है ये 5th जो हमारी 5th शेड्यूल है इसमें मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। Which of the following subject is addressed by 10th schedule of the Indian Constitution? So 10th schedule में provisions related to anti-defection शामिल हैं। Next question, what major change was made by 86th Constitutional Amendment Act 2002? तो इसके तहत declared education as a fundamental right यहाँ पर ऐड किया गया। 2002 का जो 86th Constitutional Amendment था। This article made free and compulsory education a fundamental right for children aged 6 to 14 years. And Act also amended Article 45, which directs the state to endeavor to provide early childhood care and education for all children belongs to age of
6 ईयर्स। इसके अलावा में जो है एक फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड की गई थी। इनिशियली 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, बट जो है एक बाद में ऐड की गई है। एडिशनली द एक्ट एडेड आर्टिकल 51A के और टू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिसमें ये शामिल था कि पेरेंट्स जो है उनकी ड्यूटी होगी वो अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाएं। The 11th schedule of Indian Constitution lists various subjects. Which level of government are these subjects intended for? So ये था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन विलेज या लोकल लेवल पर। 11th शेड्यूल जो है ये इंट्रोड्यूस की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 एंड इट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ 29 सब्जेक्ट्स दैट हैव बीन एलोकेटेड टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड थे जैसे एग्रीकल्चर, इरिगेशन, रूरल हाउसिंग, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 101st अमेंडमेंट एक्ट था 2016 का, इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है ये हमारे आर्टिकल 25 में मेंशन है। आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is one of the most significant provisions for ensuring religious freedom in India. It provides individuals the right to freely practice their religion subject to certain restrictions. अदर आर्टिकल्स जो कि रिलीजियस फ्रीडम से रिलेटेड हैं, आर्टिकल 26 है, इसमें मेंशन है कि एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन ऑफ द राइट टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर्स। एंड 27 भी इसी तरीके से है, प्रोहिबिट्स द यूज़ ऑफ टैक्स पेयर्स मनी फॉर प्रमोटिंग और मेंटेनिंग एनी पर्टिकुलर रिलीजन। आर्टिकल 28 जो है इट स्टेट्स दैट नो रिलीजन इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फंडेड बाय द स्टेट। Which constitutional articles ensured the writ jurisdiction of the Supreme Court and High Courts for enforcing fundamental rights, including RTI? So आर्टिकल 32 एंड 226 जो है, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए एंड 226 जो है ये हाई कोर्ट के लिए रिट जारी करने के लिए रिट जुरिडिक्शन जो है इसकी पावर देता है। आर्टिकल 32 दिस आर्टिकल एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। It is often referred to as the heart and soul of the Constitution as described by Dr. B.R. Ambedkar. आर्टिकल 226 जो है ये एम्पावर करता है हाई कोर्ट को टू इशू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज फॉर एनी अदर पर्पज मेकिंग इट ब्रॉडर इन स्कोप कंपेयर टू आर्टिकल 32। जो 5 रिट्स हैं सुप्रीम कोर्ट जो इशू कर सकता है उसमें शामिल है हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टोरी एंड क्यू वारंट। इनके नेम ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन विच शेड्यूल आर द फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन फॉर वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज स्पेसिफाइड? तो ये स्पेसिफाइड है 3rd शेड्यूल में। 3rd शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन specifies the forms of oath and affirmation for various constitutional offices such as president, vice president, ministers, member of parliament, judges of the Supreme Court and High Court and others. What was the major focus of the 61st constitutional amendment? तो 61st constitutional amendment जो हुआ इसमें मेन फोकस था रिडक्शन ऑफ वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 ईयर। The 61st Constitutional Amendment Act of 1988 reduced the minimum voting age in India from 21 years to 18 years. How many of the following ways of losing citizenship have been prescribed in Citizenship Act 1955? तो total 3 ways जो हैं ये बताए गए हैं losing citizenship. The Citizenship Act 1955 lays down the 3 ways by which Indian citizens, whether a citizen at the commencement of the Constitution or after it, may lose his citizenship. ये कौन कौन से 3 तरीके हैं? सो ये हैं रिनंशिएशन, डोमिनेशन और डिप्रावेशन। सो इस तरीके से यहाँ पर जो सिटीजनशिप है वो लूज़ की जा सकती है इंडिया की। Which of the following articles of Indian Constitution states that all minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice? So Article 30 ये बात कहता है
आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेसिफिकली आर्टिकल 31 का क्लॉज ए, guarantees that all minorities, whether categorized by religion or language, have the fundamental right to establish and administer educational institutions of their choice. Which of the following articles of the Indian Constitution states that it is the duty of every citizen of India to safeguard public property and observe violence? So आर्टिकल 51A का आई जो है सब क्लॉज, ये ऐसी बात कहता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर ये आता है और इसमें लिखा गया है कि ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द पार्लियामेंट? सो आर्टिकल 120 जो है ये जुड़ा हुआ है लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट. आर्टिकल 120 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट. According to this article, the business in parliament shall be transacted in Hindi or in English. As per Indian constitution, who among the following is considered as the chief aide and advisor of the governor of a state? The chief minister of the state जो है इसे advisor of the governor of a state माना जाएगा, chief aide और advisor of the governor of the state. According to Indian constitution, the chief minister is the chief aide and advisor of the governor of the state. Governor is the constitutional head of the state, while the chief minister is elected head of the government and leads the executive branch of the state. The role of chief minister is to provide advice and guidance to governor in the functioning of the state government. Which of the following acts is related to establishment of high courts in India? सो ये रिलेटेड है आर्टिकल एक्ट आया था 1861 में, इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट, और इसी के तहत इंडिया में हाई कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट की जाती है और मेनली 3 जो हाई कोर्ट्स हैं वो इस्टेब्लिश किए गए थे, बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता हाई कोर्ट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इस्टेब्लिश्ड द राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सो जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, इसमें राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया था. द केस ऑफ जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाज अ लैंडमार्क जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड ये केस डिसाइड किया गया था 24 अगस्त 2017 में. हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द बॉयलर्स बिल 2024 इन राज्यसभा इन अगस्त 2024? सो ये इंट्रोड्यूस किया था यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा. द बिल वॉज प्रेजेंटेड बाय यूनियन मिनिस्टर्स फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड राज्यसभा में ये इंट्रोड्यूस किया गया अगस्त 2024 में. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन? आर्टिकल नंबर 73 है extent of executive power of union. This article outlines the scope of executive powers of the union government. It states that union's executive power extends to matter on which parliament has the authority to legislate. Under which article of the Indian constitution can a member of the public service commission be removed by president of India? So ऐसा बोला गया आर्टिकल 317 में. रिमूवल ऑफ PSC मेंबर्स आर्टिकल 317 एंड मिसबिहेवियर के लिए 317 सब क्लॉज 1. आर्टिकल 317 क्लॉज 3 अदर ग्राउंड्स के बारे में यहाँ पर बताया गया, जिसमें इंसॉल्वेंसी, पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड ड्यूटीज़ एंड इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी. Who was the chairman of the drafting committee of the Constituent Assembly? Most important question. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे. इसके अलावा में इट हैड 7 मेंबर्स हुज नेम्स आर एज फॉलोज. चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर ये भी शामिल थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर. इसके अलावा में डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला एंड एन माधव राव. इन्होंने BL मित्रा को जो है रिप्लेस किया था, हु रिजाइन ड्यू टू हेल्थ रीजन्स. एंड TT कृष्णमाचारी, ही रिप्लेस्ड DP केतान इन 1948 आफ्टर हिज डेथ. एज पर आर्टिकल 6B sub clause 1 of the Indian Constitution of India, every person has a right to citizenship of India if she or he
माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान बिफोर द किस डेट के पहले वो माइग्रेट हुए हों, एंड ही और सी हैज़ अ ऑर्डिनरली बीन रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज और हर माइग्रेशन। सो ये डेट है 19 जुलाई 1948। एज पर आर्टिकल 6B सब क्लॉज फर्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, every person has right to citizenship of India if she or he migrated from Pakistan before 19 of July 1948 and he or she has ordinarily been resident in the territory of India since the date of his or her migration. An introductory statement in the Constitution that states the reason and guiding values of the Constitution is called. So इसे preamble कहते हैं। एक तरीके से ये इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि बताता है कि यहाँ पर क्या गाइडिंग वैल्यूज़ होंगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, और आइडियल्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी रिफ्लेक्ट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट एज पर रिसेंट एग्जाम ट्रेंड यू मस्ट रिवाइज रिसेंट बिल्स एंड अमेंडमेंट एंड रिसेंट जो स्टेट इलेक्शंस हैं, साथ में रिसेंट पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स जो हुई हैं जैसे कि सीएम है, गवर्नर है, ये सभी जो अपॉइंट किए जाते हैं या अदर कोई भी अपॉइंटमेंट्स हैं, उन सभी को ध्यान से पढ़ करके जाएं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं इस टाइम बहुत बन रहे हैं। तो इसी के साथ हमारी क्लास जो है यहीं पर एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी आगे वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। थैंक यू।